हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हमने टेंस पढ़ लिए थे और टेंस के बारे में हमने उनके जो मेन बातें हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके एडवर्ब्स, उनकी पहचान, सबके बारे में बात कर ली थी। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और लास्ट में मैंने आपको टेंस पर बेस्ड एक टेस्ट पेपर भी करवा दिया था। अब दोस्तों, टेंस से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कंडीशंस वाले वाक्य आते हैं, इफ़ वाले वाक्य आते हैं। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन कई बार नहीं होता है। कंडीशनल सेंटेंस सिलेबस में लिखा हुआ नहीं होता है, बट मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि वो इफ़ वाले क्वेश्चंस टेंस से संबंधित क्वेश्चंस में ही पूछ लेता है। इफ़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और वो कई बार एग्जाम में टेंस वाले क्वेश्चन के साथ पूछ लेता है। तो अगर वो मेंशन नहीं भी है तो हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, एक क्लास में पूरा कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, इसका एक यूज़ और भी होता है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जब कभी आपको ट्रांसलेशन करनी हो तो ट्रांसलेशन करने में भी यदि वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो भी आप समझ जाएंगे। तो हमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है जो ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएगा और टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वो क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त आती है, कंडीशन आती है, उनको पढ़ना आज शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, नाम से लग रहा होगा कंडीशनल, कंडीशन वर्ड से बना है। कंडीशन यानी शर्त, इसमें शर्त होती है, तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। इनमें कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है, शर्तिया वाक्य कह सकते हैं या शर्त वाले वाक्य कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कंडीशन वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोस्तों हम लोग उस पर आज बात करेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को अगर देखा जाए इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से तो मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। और ये इन 3 भाग के फिर कुछ सब टाइप भी हो सकते हैं छोटे मोटे, कि भाई ये वर्ब लगा सकते हैं, ये मेन वर्ब हो सकती है, बट आप उसमें मत जाइए। हमारे सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इतना ज़्यादा जानकारी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक होता है ओपन कंडीशन, खुली शर्त। ओपन कंडीशन, ये कंडीशन को हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। प्रोबेबल मतलब जो संभव है, पॉसिबल है। ओपन कंडीशन मतलब ये शर्त सबके लिए खुली है, ओपन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हिंदी में, यदि तुम मेहनत करोगे तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो ये ऐसी कंडीशन है, यदि तुम मेहनत करोगे, जब आप ये करोगे काम तो सफल हो जाओगे। ये सभी के लिए ओपन है, जो जो मेहनत करेगा वो सब परीक्षा में सफल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, तो कंडीशन ओपन है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है। तो ऐसी कंडीशन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप ओपन कंडीशन के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इनमें क्या होता है कि कोई भी काम जो आप शर्त रख रहे हैं उसके भविष्य में पूरे होने की संभावना होती है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, तो ये भविष्य में पूरे होने की संभावना है। बस शर्त यह है कि मुझे मेहनत करनी होगी। यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, यदि वह आगरा जाएगा तो वो ताजमहल देखेगा। ये ऐसी कंडीशन है जो पूरी हो सकती है फ्यूचर में, जब वो आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ओपन कंडीशन होती हैं। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इनमें इफ़ आता है जनरली, इफ़ के अलावा कुछ और भी कंजक्शंस होते हैं। अनलेस आ सकता है, इफ़ के अलावा अनलेस भी आता है कई बार। तो इफ़ और फिर सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। आपको ध्यान है दोस्तों, ये कौन सा टेंस होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस।
यस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो होगा वो आएगा। एक वाक्य और आएगा। कंडीशनल सेंटेंस जो बनते हैं ना, इनको हम अगर देखा जाए टेक्निकली तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, एक मुख्य होगा। सेंटेंस का मतलब यहाँ पे आप क्लोज समझें, उपवाक्य। दो छोटे छोटे उपवाक्य होंगे, एक इफ वाला होगा जिसे हम कंडीशनल क्लोज कहेंगे, एक और क्लोज होगा, एक और उपवाक्य होगा जो मुख्य वाक्य होगा, मेन क्लोज होगा। ठीक है, वो बनेगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे भी जो वाक्य आएगा वो आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखना वापस से, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा। ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और दूसरे वाले वाक्य में जो मेन क्लोज है ये इफ क्लोज है, जिसको हम कंडीशनल क्लोज भी कह सकते हैं, इफ क्लोज भी कहते हैं। और ये एक दूसरा वाक्य जो मुख्य वाक्य है वो है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आते हैं दोस्तों? फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल में होगा और ये फ्यूचर सिंपल में होगा। ठीक है ना? अब आपको ध्यान है, मैं जब आपको टेंस पढ़ा रहा था तो लास्ट की क्लासेस में बात की थी कि टाइम व कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर टेंस के स्थान पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो देखो ये कंडीशनल क्लोज है, इफ वाला वाक्य, इसमें फ्यूचर सिंपल की जगह पे हमने कौन सा यूज कर लिया? प्रेजेंट सिंपल यूज कर लिया, और इधर वाले में फ्यूचर सिंपल आ गया। देखो ये हिंदी में कैसे आते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगी, स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक बार दोबारा हम समझते हैं। एक हिंदी का वाक्य देखते हैं पहले हम लोग। यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अभी आपको 10-15 मिनट में टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए आप, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। दोनों वाक्य में अगर आप देख रहे हैं तो करोगे, सफल हो जाओगे, दोनों ही वाक्य किस टेंस के हैं दोस्तों? दोनों ही फ्यूचर टेंस के हैं हिंदी में। बट आपको ध्यान है कि इंग्लिश में एक वाक्य में अगर फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे में फ्यूचर टेंस नहीं आता, उसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। तो ये वाला वाक्य जो यदि वाला वाक्य है, इसमें फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता, वो तो नियम है। टाइम व कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और दूसरा फ्यूचर सिंपल में बन जाएगा। तो इस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस हिंदी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन हमारे सिलेबस में होती हैं, तो ये चीज़ें फिर काम आ जाएंगी। तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इफ़ तुम मेहनत करोगे, तो तुम के लिए सब्जेक्ट, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? यू। अब मेहनत करोगे फ्यूचर मत बनाना, प्रेजेंट सिंपल में बनाना। प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है यू, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो एस और ये सिंगुलर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है। तो मेहनत करने को बोलते हैं वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे, कोमा, यहाँ कोमा था, कोमा के बाद जो अगला वाक्य आ जाएगा, अब वो सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा? यू विल लगाओगे, शैल लगाओगे, यू के साथ विल लगेगा, यू विल, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सफल हो जाओगे। सफल होने को क्या बोलते हैं? अब देखना यहाँ पे, कई बार मैंने क्लास में देखा है स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। हम लोग कर देते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेसफुल। गलत है, सक्सेसफुल वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो आपको वर्ब यूज करनी है। सफल होने को हम बोलते हैं सक्सीड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्सीड, सफल होना। तो और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है। यू विल सक्सेस भी गलत होगा, यू विल सक्सेसफुल भी गलत होगा। आप वर्ब लिखें तो यू विल सक्सीड होगा, यू विल सक्सीड। हाँ, अगर आप चाहे ऐसा मैं सक्सेस यूज करना चाहूँ सेंटेंस तो कर सकते हैं, आप नाउन को भी यूज कर सकते हैं। बट आप फिर क्या करेंगे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, फिर आप ऐसे कर सकते हैं।
यू विल गेट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त करोगे। अब यहाँ सक्सेस जो है ये नाउन है, संज्ञा है, ये संज्ञा है। सक्सेस, सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेस, ये विशेषता बताने वाला है बिजनेस का, पर्सन का, तो वो एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल से ही बना सकते हो आप इसी वाक्य को। कैसे बनेगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल ऐसे हो सकता है, यू विल गेट सक्सेस ये भी हो सकता है, और यू विल सक्सीड भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ओपन कंडीशन एक पहली शर्त है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? कंडीशंस बताई जाती हैं, शर्त बताई जाती हैं। इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो मुख्य रूप से कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन ओपन कंडीशन होती है, दूसरी तीसरी में आगे पढ़ेंगे। ओपन कंडीशन में क्या होता है? शर्त खुली होती है, अगर आप ये काम करोगे तो आगे आपका ये काम हो जाएगा। ओपन है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, तो इसको हम लोग ओपन कंडीशन भी कहते हैं, इसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा आपको पीपीटी के थ्रू मैं और समझा दूंगा, अभी आप पहले इसको प्रैक्टिकली समझें। तो पहली कंडीशन है ओपन कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो पहली कंडीशन है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, इस ट्रिक से याद रखो आप। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म आती है, इफ के साथ सब्जेक्ट आएगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और फिर आगे सब्जेक्ट, शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाला जो एक साथ देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल है, उधर वाला जो आप देख रहे हैं वो फ्यूचर सिंपल है। अब एक वाक्य देखा हम लोगों ने, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। यदि आप मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे। ये सफल होना, मेहनत करना, ये सब फ्यूचर की बात है, ओपन कंडीशन है। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? इफ़ आ गया, फिर जो है सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, फिर वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आगे वाले में यू, सब्जेक्ट, विल और सक्सीड। एक तरीका और बताया आपको मैंने, ऐसे बना सकते हैं और ये बना सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई ओपन कंडीशन। अब आपको एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। जो कई बार टेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें क्या करेगा वो, इफ़ के साथ आपको सब्जेक्ट दे देगा और इधर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, उधर वो खालिस्तान देगा जिसको आपको वर्ब भरवाएगा। तो इफ़ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दें। अगर इधर खालिस्तान दे दे और इधर दे दे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये देख करके आप ये कर दें, ये देख करके आप ये कर दें। ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम में क्या करेगा, इफ के साथ ये दे देगा, फिर आपसे ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है? ओपन कंडीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबल कंडीशन भी है। ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन क्या होती हैं? ऐसी शर्त जिसके भविष्य में पूर्ण होने की संभावना हो। ओपन है, प्रोबेबल है, संभावना होती है। स्ट्रक्चर बताया आपको मैंने। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस आएगा, फिर कोई बचा हुआ वाक्य वो आ जाएगा, और कोमा के बाद में जो दूसरा मेन क्लोज होगा उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यह आपका स्ट्रक्चर है पहली शर्त का। अब देखो वाक्य देखो, यदि तुम मेहनत करोगे तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। अभी इसकी इंग्लिश बनाई थी हम लोगों ने, एक बार फिर बना लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। यू विल सक्सीड, परीक्षा में, इन द एग्जाम। If you work hard, you will succeed in the exam. You will be successful in the exam. You will get success in the exam. ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, if के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, दूसरे वाले में वाक्य में will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एग्जाम में क्या करता है, if के साथ आपको ये दे देता है और इधर खालिस्तान देता है, will सक्सीड कर देंगे। ये दे देगा तो ये कर देंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। देखिए आप, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है वो, ये देखिए आप, आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। पहली बात, क्या इस वाक्य को देखकर आपको ये पता लग रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है? देखिए आप,
क्या लग रहा है कि आप कंडीशन सेंटेंस है? इफ यू रन फास्ट, हमें इसमें यहां दिखाई दे रहा है इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। इफ आ गया, इफ देखते ही, अनलेस देखते ही, इफ या अनलेस इनको देखते ही समझ जाना कि ये सेंटेंस कौन से हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहां इफ आ गया अपने पास, और इफ के साथ देखो रन फास्ट। रन फास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन, रैन, रन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पहली कंडीशन हो गई। तो उस वाले खालिस्तान में क्या कर देंगे आप? अभी स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने, इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उधर क्या करेंगे आप? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना, पहली कंडीशन है। तो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आप क्या करेंगे? यू के साथ यहां पर विल लगा देंगे और विन कर देंगे, बस ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म देखी, विल प्लस विन लगाया, आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल सरल है। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, विल शैल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म कर दो। जैसे अगला एग्जांपल देखो, इफ शी, इफ आ गया, इफ देखते समझ गए कंडीशनल सेंटेंस है। अब कौन सी कंडीशन है? इधर कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कोमा के बाद देखो विल विजिट दिया हुआ है, विल विजिट। शी गो टू पेरिस, शी विल विजिट द आईफल टावर। अगर वो पेरिस जाएगी तो वो आईफल टावर को देखेगी। कंडीशनल सेंटेंस, और क्या पहली कंडीशन है? क्या बिल्कुल पहली कंडीशन है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अगर उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इधर क्या कर देंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो शी के साथ, सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना पड़ेगा। एस लगाओगे, एस लगाओगे, वर्ब के लास्ट में ओ है तो ईएस लगेगा। इफ शी गोज टू पेरिस, यदि वो पेरिस जाएगी, शी विल विजिट द आईफल टावर, तो आईफल टावर को देखेगी, ठीक है। थर्ड देखो आप, इफ यू हीट बटर, यदि आप बटर को गर्म करेंगे, इट मेल्ट, तो पिघलेगा। यहां पर एक छोटी सी बात याद रखना, यदि आप बटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ये साइंटिफिक फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स आ जाएं, कोई ईडियम्स आ जाएं, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाएं, जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे, कोई फिक्स टाइम टेबल आ जाए, इस तरह की बात अगर इफ के साथ में आती है, कंडीशनल सेंटेंस में आती है, तो फिर आप इसको पहले वाला जो फ्यूचर वाला टेंस में बना सकते हो, विल शैल, और चाहो ना तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हो। जब इस तरह के कोई फैक्ट्स आ जाएं, कोई फैक्चुअल कंडीशन आ जाए इस तरह की, तो फिर आप लोग यहाँ पर इस वाक्य में तो प्रेजेंट सिंपल है ही, इस वाले में भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल कर सकते हैं। फ्यूचर भी आ सकता है, बट साथ साथ में हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब किसी वाक्य में कोई कंडीशन दे दी जाए ऐसी जो कि फैक्चुअल हो, जिसमें कोई फैक्ट्स बता रखे हों, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल, मैथमेटिकल, या आप कह सकते हैं सरल लैंग्वेज में कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, तो फिर दोनों ही वाक्यों को आप प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं। देखिए, इसके आंसर लगाने से पहले एक बार यहां देख लीजिए, यदि किसी वाक्य में फैक्चुअल कंडीशन हो, क्या हो दोस्तों? फैक्चुअल कंडीशन हो, फैक्ट बता रखे हो, मतलब क्या है इसका? कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई फैक्ट्स आ जाए, परमानेंट कोई हैबिचुअल एक्शंस आ जाए, सब आ जाए, तो मेन क्लोज में, ये तो है इफ क्लोज, कंडीशनल क्लोज, कोमा के बाद जो देख रहे हैं जिसमें इफ नहीं होता वो होता है मेन क्लोज। तो मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल के स्थान पर प्रेजेंट सिंपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को गौर फरमाना, फ्यूचर सिंपल तो हो ही सकता है, पहली कंडीशन है तो वो तो हो ही सकता है, फ्यूचर सिंपल के स्थान पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भाई विल मेल्ट, ये तो हो ही सकता है, विल मेल्ट हो ही सकता है, बट ये चूंकि एक फैक्चुअल कंडीशन है, इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में भी जा सकता है, जो फ्यूचर सिंपल से ज्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा। प्रेजेंट सिंपल ज्यादा अच्छा आंसर होगा, तो विल मेल्ट भी हो सकता है,
और प्रेजेंट सिंपल बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आएगा। तो इट सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेल्ट में आप एस लगा दें। इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट, वो पिघल जाएगा, या कह सकते हैं इट मेल्ट्स, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फैक्चुअल कंडीशन है, पहली कंडीशन का एक पार्ट मान सकते हैं, या भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। एक एग्जांपल और देख लें इसी बात को, ये फैक्चुअल कंडीशन वाली बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू मिक्स, इफ के साथ में मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि आप मिक्स करते हैं ब्लू एंड येलो, दो कलर हैं ब्लू और येलो, अगर आप उनको मिक्स करते हैं यू गेट ग्रीन, आपको ग्रीन कलर मिलेगा। अगर आप ब्लू को और येलो को मिक्स करते हैं तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। ये फैक्चुअल बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया यू गेट, और इसको फ्यूचर सिंपल में भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, आप गेट भी कर सकते हैं और आप विल गेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, गेट हो गया तो प्रेजेंट सिंपल, विल गेट हो गया तो फ्यूचर सिंपल। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इफ वाले वाक्य देता है, एक तरफ कोई क्लोज दे देता है, दूसरा क्लोज में आंसर आपसे वर्ब वो पूछ लेता है, या वो दूसरा दे देता है और पहला पूछ लेता है। ठीक है ना, ये इफ वाले सेंटेंस पहली कंडीशन वाले हो गए। इसमें एक थोड़ी बात और कर ली कि फैक्चुअल कंडीशन हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी आ सकता है, और आप चाहो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली कंडीशन हो गई। 3 कंडीशन होती हैं, बस तीनों को समझना है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए आप लोग, ये पहली कंडीशन हो गई ओपन कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमारी है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी, इमेजिन करना, कल्पना करना, इसका एक दूसरा नाम और होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन। वो सेम ही मीनिंग है, इमेजिनरी बोल दो, हाइपोथेटिकल बोल दो, और इसका एक नाम और भी है अनरियल कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन बोल दो, हाइपोथेटिकल कंडीशन बोल दो, या अनरियल कंडीशन बोल दो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, अब याद करो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब जब आप लोगों को इमेजिनेशन करना हो, जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं। जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो तो कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, याद है आप लोगों को, बताइए। यस, जब जब इंग्लिश में कल्पना करनी हो हम हमेशा हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पास्ट सिंपल का यूज होगा, इमेजिनरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन इमेजिनरी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितना इजी याद हो गया, पहली कंडीशन फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन सेकंड फॉर्म, और मजे की बात तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे आगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर दूसरी कंडीशन का, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे और फिर वाक्य आ जाएगा, और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट, अभी जो आप विल पढ़ रहे थे ना, या विल का पास्ट कर देंगे, और विल का पास्ट होता है वुड, तो सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड मॉडल होता है, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यह फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह और पूरा वाक्य आ जाएगा। वापस देखना, दूसरी कंडीशन कौन सी है, इमेजिनरी, इसका एक नाम और क्या है, हाइपोथेटिकल, एक नाम और है अनरियल। अनरियल क्यों रखा मैं बताऊंगा अभी आपको। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इफ आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म,
इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उधर विल नहीं आएगा, विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है तो वुड आ जाएगा, और उसके बाद आनी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आ जाएगा सेंटेंस। तो इसमें इमेजिन करने के लिए आप ऐसा यूज करते हैं। इसका एक नाम और रखा हमने अनरियल कंडीशन। ये क्यों कहते हैं, देखिए आप इमेजिनेशन आप करते हैं, कल्पना करते हैं जो वर्तमान में नहीं होता, जो रियली में है नहीं वर्तमान में, बट उसके होने की कल्पना करते हैं। तो जो रियल नहीं है, केवल कल्पना कर रहे हैं, ये अनरियल है। भाई जो काल्पनिक है वो कभी रियल नहीं होता। तो इमेजिनरी बोल दो, हाइपोथेटिकल बोल दो या अनरियल बोल दो, ये तीनों ही रियल के ऑपोजिट हैं। तो ये रियल कंडीशन भी कहते हैं, इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। और इंग्लिश में जब जब इमेजिनेशन करते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर कभी इस तरह से वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए और आपको इमेजिनेशन करने की वाक्य बनाने कहे और सेकंड फॉर्म करनी हो बी की, तो आपको मैंने खूब याद करवाया है बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहां पर आ जाएगा वॉज वर। लेकिन ध्यान रखना, पहले भी डिस्कस किया था हमने टेंस के अंदर, जब जब इमेजिनेशन करना हो, जब जब कल्पना करनी हो और बी का सेकंड फॉर्म यूज करना हो, बी का सेकंड फॉर्म यूज करना हो तो कभी भी वॉज नहीं आता। इमेजिनेशन करने के लिए हम लोग वर का ही यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश का रूल है। तो वॉज का यूज मत करना, आप केवल और केवल क्या यूज करना दोस्तों, वर का यूज करना। बी की सेकंड फॉर्म अगर करनी हो तो आप वर का यूज करें, वॉज का यूज ना करें। और जो वर वाले वाक्य होते हैं ना, इनकी एक खास बात और है पुराने इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में। एक बात और है कि किसी जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं ना वर वाले, इनको आप ना इफ को हटा करके वाक्य की शुरुआत वर से भी कर सकते हैं। इफ को हटा दीजिए और उस वाक्य की शुरुआत ही वर से कर दीजिए, ऐसा भी होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एक वाक्य देखिए, आप कई बार बोलते हैं यदि मैं राजा होता, मैं किंग होता, मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं राजा होता, मैं गरीबों की मदद करता। यदि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, इफ। मैं के लिए आगे आई राजा होता, यदि मैं राजा होता, होने को बोलते हैं बी, और बी की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो होने के लिए बी होगा, बी की सेकंड फॉर्म वॉज भी होती है, वर भी होती है। बट इमेजिनरी सेंटेंस में आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर का ही यूज करते हैं। तो यहां आ जाएगा इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, कोमा आई, इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता। अब आएंगे मैं गरीबों की मदद करता, तो आई वुड, मदद करने क्या बोलते हैं, हेल्प। आई वुड हेल्प, किसकी मदद करता, गरीबों की, द पुअर। गरीबों के लिए द पुअर लिख सकते हैं आप, पुअर पीपल भी कर सकते हैं, बट एक आर्टिकल का रूल होता है कि आप एडजेक्टिव से पहले द लगा दे तो पूरे गरीब लोगों की बात कर सकता है, द पुअर। इफ आई वर, देखो वर आ गया, इफ आई वर किंग, इफ आ गया, वर आ गया, उधर हमने कर दिया वुड हेल्प, ऐसे बन गया वाक्य। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि बी का सेकंड फॉर्म कर दिया, और मैं एक बात और बता रहा था कि जो वर वाले वाक्य होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस इफ को हटा दीजिए और वाक्य की शुरुआत किससे कर दीजिए, वर से कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, वर आई, अभी वर शुरू में आ गया, इफ हट गया, अब वर नहीं आएगा, आ चुका शुरू में, वर आई किंग। यदि मैं राजा होता, वर आई किंग। अगला वाक्य ऐसे कैसा जाएगा, आई वुड हेल्प द पुअर, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कहीं आप सोचें कि यार वर हेल्पिंग वर्ब है
और ये तो क्वेश्चन बन गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इमेजनरी सेंटेंस है, तो इसको आप बिना क्वेश्चन मार्क के ही लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। वर आई किंग, तो मैं कह रहा था कि इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई, वापस देखना, पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर, और यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ पर ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, ये हो गई बात दूसरी कंडीशन की। इसके कुछ वाक्य हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, ये आ गई आपकी दूसरी कंडीशन, इसको आप इमेजिनरी कंडीशन, इसको आप लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन, और इसका तीसरा नाम और है अनरियल कंडीशन। ये सब बातें मैंने पढ़ा दी थी आपको, अभी दोबारा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पीपीटी के थ्रू। तो 3 नाम हो गए इसके, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, अनरियल। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इसको आप हिंदी में काल्पनिक शर्त कह सकते हैं। इसमें ऐसी शर्त होती है जो वर्तमान में नहीं होता, लेकिन उसके होने की कल्पना की जाती है। जैसे मैं भी एक वाक्य दे रहा था आप लोगों को, यदि मैं राजा होता। मैं भी राजा नहीं हूं, आई एम नॉट किंग, वर्तमान में मैं राजा नहीं हूं, बट मैं ऐसा होने की कल्पना कर रहा हूं। जो हाइपोथेटिकल है, जो इमेजिनरी है, जो अनरियल है, मैं ऐसा रियली में हूं नहीं, बट ऐसा होने की इमेजिनेशन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसी शर्त होती है जो वर्तमान में नहीं होता, लेकिन उसके होने की कल्पना की जाती है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आता है, ठीक है ना, इफ आएगा, इफ के साथ में सब्जेक्ट आके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उधर एक वाक्य और आएगा जिसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही मैं थोड़ी देर बता रहा था आप लोगों को, इफ के साथ सेकंड फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर सेकंड फॉर्म बी की करनी हो, बी की सेकंड फॉर्म में वर्ब का ही प्रयोग करें। बी की सेकंड फॉर्म में वॉज भी आता है, लेकिन वॉज का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में, इमेजिनरी में ना करें, केवल वर्ब का ही प्रयोग करें। और इस वर्ब वाले वाक्य की शुरुआत आप इफ को हटाकर वर्ब से भी कर सकते हैं, उससे भी शुरुआत की जा सकती है। एक हिंदी का वाक्य अलग दिया है मैंने आपको, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप सब भी बनाने की कोशिश करें अपनी नोटबुक में, अगर आप जल्दी से कर सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूं। यदि मुझे उत्तर पता होता, मैं आपको बता देता। दोस्तों, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाने शुरू किए थे, उसकी पहली क्लास में भी मैंने कुछ सेंटेंस दिया था इस तरह का एक, मैं आपको फिर समझाता हूं। यदि वाक्य देखना, यदि मुझे उत्तर पता होता, मैं आपको बता देता। ये वो स्थिति है जिसमें वर्तमान में ना आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहा यार कि इसका आंसर तो मुझे आता नहीं है, वो कह रहा नहीं आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब आपको तो प्रेजेंट में उसका उत्तर आता ही नहीं है, आंसर आता ही नहीं, तो अब आंसर कैसे देंगे? तो फिर आपने कहा यार मैं दे तो देता, बट मुझे आता नहीं है। यदि मुझे उत्तर पता होता, अगर मुझे उत्तर आता तो मैं आपको बता देता, मैं आपको उत्तर दे देता। बट वर्तमान में स्थिति क्या है, आपको पता नहीं है उत्तर, तो आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। तो बात समझ आ गई आपको, जो वर्तमान में नहीं होता उसके होने की कल्पना की जाती है। कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, सबसे पहले इफ आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब एक हिंदी का वाक्य है, उसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। यदि मुझे उत्तर पता होता, इफ मुझे आई उत्तर पता होता, जानना, पता होना, नो, और नो की नो फर्स्ट फॉर्म होती है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, और थर्ड फॉर्म नॉन होती है। तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे न्यू यूज करना है। इफ आई न्यू, क्या पता होता, ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद, मुझे क्या पता होता, उत्तर पता होता, उत्तर हमारा ऑब्जेक्ट है। इफ आई न्यू द आंसर, जो उत्तर आप पूछना चाह रहे हैं, अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू द आंसर। फिर ये वाक्य अगला आएगा कोमा के बाद में, मैं आपको बता देता, तो आई आएगा, मैं, वुड आ जाएगा। अब देखो यहाँ कई बार ना वुड की जगह कुड भी आ जाता है, शुड भी आ जाता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए ये कि भाई आप कॉमन बात याद रखें कि जनरली वुड आता है। शुड का वो सलाह वाला के लिए जो जाता है, कुड का है कि कोई पास्ट की कोई एबिलिटी थी, एबिलिटी वगैरह बताना चाहे तो कुड का यूज़ कर सकते हो, कोई से मॉडल भी आ सकते हैं, बट जनरल जो बात है वो वुड आता है। जनरली अधिकतर आंसर्स में वुड आएगा आपके। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा टेंस मॉडल्स के बारे में जानकारी है, कुछ अलग दे रखा है तो आप कर सकते हैं, बट ऐसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो वुड याद कर लें। तो आई वुड बता देता, आई वुड बताने को होता था टेल, आई वुड टेल यू, मैं आपको आंसर बता देता, बस हो गया। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, यदि मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। और देखिए वाक्य, ये कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं किस तरह से, ये वो बात है। इस सेंटेंस अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको देखते ही पहली बात क्या आप समझ जाएंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए आप, इफ़ यू लेबर्ड, यस समझ जाएंगे। हमने क्या देखा यहाँ पे, इफ़, इसमें भी देखो इफ़ है और यहाँ पर भी क्या है, इफ़ है, यानी कि तीनों ही सेंटेंस कौन से हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब पहला इफ़ यू लेबर्ड, लेबर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लग रहा है देखो आप, तो इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट फॉर्म आती है तो पहली कंडीशन ओपन कंडीशन, सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए आप, सेकंड कंडीशन जो होती है उसमें इस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपने पास सेकंड फॉर्म तो आ गई, अपने को आंसर में क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। तो देखिए आप लोग, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ गई, उधर आप करेंगे वुड फर्स्ट फॉर्म, ये ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही होता है, तो पास का पास आ जाएगा, वुड पास। इफ़ यू लेबर्ड, लेबर यानी कठिन मेहनत करना, वर्क हार्ड का ही दूसरा इस वर्ब है लेबर, मेहनत करना। इफ़ यू लेबर्ड, यदि तुम मेहनत कर लेते, यू वुड पास, तुम पास हो जाते। ये कब बोलना पड़ेगा, आपका जो छोटा भाई है मान लीजिए, वो इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग है, वो पढ़ता नहीं है, वो खेलने में दिमाग रहता है, टीवी देखने में दिमाग रहता है, मोबाइल में उसका दिमाग रहता है, आप उसको कहते रहते हैं पढ़ ले पर पढ़ता नहीं है। अब उसके दिन सलाह दे रहे हैं आप, अगर तू पढ़ लेता, अगर तू पढ़ ले तो भाई साहब तू पास हो जाए, बट आपको पता है वो पढ़ेगा तो है नहीं, तो पता है जो वर्तमान में नहीं होता उसको अगर होने की कल्पना करते हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। तो फिर क्या करते हैं हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में, इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म करते हैं, उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा इफ़ यू लेबर्ड यू वुड पास। आगे देखिए, इफ़ आई लिव नियर माई ऑफिस, अगर मैं मेरे ऑफिस के पास रहता, आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क। ये देखना यहाँ पे खास बात है, आई वुड बी, इसको एक्चुअली अगर आप फुल फॉर्म देखें ना तो ये आई के साथ ये जो अपोस्ट्रोफे डी है ना, अपोस्ट्रोफे डी, इसका फुल फॉर्म ये है आई वुड, और फिर जो बी दे रखा है ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो इफ देख लिया कंडीशनल है, यहां आंसर भरना था तो अपन मेन क्लोज में गए, इफ क्लोज को छोड़ दिया, मेन क्लोज में गए। हमने देखा मेन क्लोज में वर्ब क्या है, यहां पर वो परीक्षा में थोड़ा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, लेकिन अपोस्ट्रोफे डी दे दिया। अब एक्चुअली अपोस्ट्रोफे डी हेड भी होता है और वुड भी होता है। अगर ये हेड होता ना तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देता साथ में, हेड थर्ड फॉर्म के साथ में आता है। अगर बी दे रखा है तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो हेड नहीं है, वो वुड है। अपोस्ट्रोफे डी ये वुड का भी शॉर्ट फॉर्म होता है और हेड का भी, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वुड आ गया और आपके पास बी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सेकंड कंडीशन है, पता लग गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है उधर, तो आप इधर कर देंगे सेकंड फॉर्म। तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, लिव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, कंडीशनल सेंटेंस तो है, इधर ब्लैंक किस पे दे दिया, तो अब उधर जाना है हमारे को। उधर क्या है, वुड प्लस हेल्प, तो अगर उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे, देखो आप, अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दे आपको इधर, तो इधर क्या करेंगे आप, सेकंड फॉर्म करेंगे। सेकंड फॉर्म दे दे तो उधर क्या कर देंगे आप, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो बस ऐसे याद रखना है आपको स्ट्रक्चर। तो यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो इधर सेकंड फॉर्म करनी है। अब सेकंड फॉर्म किसकी करनी है हम लोगों को,
बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, वर ही मानते हैं। तो इफ आई वर अ किंग, अभी थोड़ी पहले वाक्य पढ़ रहे थे हम लोग, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। ठीक है दोस्तों, दो कंडीशन हो गई हैं। पहली कंडीशन ओपन, दूसरी कंडीशन हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन। पहली कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इफ के साथ में, या एस आता है, उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। सेकंड कंडीशन में सेकंड फॉर्म आती है इधर, उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या होती है दोस्तों, अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसका एक नाम और है इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन। तो नाम से लग रहा होगा, पहली कंडीशन जो ओपन कंडीशन थी वो पॉसिबल कंडीशन है, वो आगे पॉसिबल हो सकती है, खुली शर्त है। लेकिन ये क्या शर्त है, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, अनफुलफिल्ड। मतलब ये ऐसी घटनाओं के लिए आती है दोस्तों, ये शर्त ऐसी घटनाओं के लिए आती है कि पास्ट में कोई घटना घटित हो चुकी, पास्ट में घटित हो चुकी, अब वर्तमान में आप उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उस पास्ट में ऐसा होता तो ये हो जाता, लेकिन अब तो वो हो नहीं सकता क्योंकि समय बीत गया। अब उस शर्त को वहां लागू करने से कोई फायदा ही नहीं है, समय तो चला गया हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दोस्तों, आपने कोई एग्जाम दिया, जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम आपने दिया, और वैसे तो मुझे पता है आप मेहनती लोग हैं, आप जो एग्जाम देते हैं सफल हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, आप मेहनत करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप में से किसी ने कोई एग्जाम दिया और खुदा न खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, आप उस एग्जाम में रह गए। अब वो रिजल्ट आपके घर वालों को भी पता चल गया, और जनरली ऐसा होता भी है, पिताजी हमारे इतने सजग होते हैं कि वो हमारे रिजल्ट को ना हमसे पहले देखते हैं। वो उनको रिजल्ट पता लग गया, या चलो उनको नहीं पता लगा, आपने बताया, आपने कहा पापा जी देखो ये रिजल्ट रहा मेरा, तो क्या बोलेंगे, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था। तो पास हो ही नहीं सकता, तू मेहनत तो करता ही नहीं है। अगर तू मेहनत कर लेता इस एग्जाम के लिए तो तू पास हो जाता, ये पापा जी कह रहे हैं आपको। मतलब अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम परीक्षा में सफल हो जाते। अब वो तो परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट भी आ गया, तो उस परीक्षा में कैसे सफल होंगे आप? ये इच्छा तो अब आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। तो ऐसी इच्छाओं को आप बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये जो शर्तें होती है ना, ये पूरी नहीं हो सकती। चूंकि ये पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये तीसरी कंडीशन है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो अब पूरी नहीं हो सकती। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये ट्रिक है याद करने की। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, तीसरी कंडीशन में थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, वो हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। अब आप देखिए, चूंकि अनफुलफिल्ड कंडीशन है, पास्ट में घटना घटित हो चुकी, तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की मत लगाओ, पास्ट की लगाओ। समझ आ रहा? रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इफ के साथ में सब्जेक्ट अगर आना ही आना है, जो वर्ब आएगी वो आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा दोस्तों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर दूसरे वाले वाक्य में जो विल का वुड किया था हमने सेकंड फॉर्म में, वुड तो रहेगा, उसके बाद हैव आएगा जो फर्स्ट फॉर्म ही होता है बे इन्फिनेटिव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो क्या हो गया, इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखें आप, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो उधर वुड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म करना है। कौन सी कंडीशन है ये तीसरी कंडीशन है।
और तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हैड के साथ में, और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती, जो पास्ट में घटना घटित हो चुकी, अब उसके लिए बस आप रिपेंट या रिमोर्स कर सकते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बट अभी फुलफिल नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इसको हम लोग। इसका नाम अनफुलफिल्ड कंडीशन भी है, इम्पॉसिबल कंडीशन भी है। इसमें ऐसी शर्त आती है जिसके भविष्य में पूरे होने की संभावना न हो, ये पूरी नहीं हो सकती भविष्य में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ आता है, सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया तीसरी कंडीशन का। इफ आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, वुड आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। थोड़ी देर पहले भी समझा दिया आपको मैंने, फिर आपने देख लिया। एक वाक्य देखिए, यदि तुम परीक्षा में मेहनत कर लेते तुम सफल हो जाते। परीक्षा का रिजल्ट आ गया, फेल हो गए, उसके बाद बात कर रहे हैं मेहनत कर लेते तो सफल हो जाते। ये कंडीशन अब पूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसके अब पूरे होने की संभावना नहीं है, अब ये शर्त पूरी नहीं हो सकती। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। इसको कैसे बनाते हैं? इफ़ के साथ सब्जेक्ट आएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इफ़ आ गया, यू आ गया, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप करेंगे हैड, हैड आ गया। मेहनत करने के लिए वर्ब क्या होगी? यदि तुम परीक्षा में मेहनत कर लेते, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। यदि तुम मेहनत कर लेते, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, परीक्षा में, इन द एग्जाम। यदि आप परीक्षा में मेहनत कर लेते तुम सफल हो जाते, कोमा करके यू आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म। सफल होने क्या होता है आपको थोड़ी देर पहले, सफल होना वर्ब है जिसका मतलब होता है सक्सीड, तो यू वुड हैव सक्सीडेड। वापस देखना, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इन द एग्जाम बाकी का बचा हुआ वाक्य आ गया। अगले वाले वाक्य में यू सब्जेक्ट है, वुड है, हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया पहला वाक्य। एक बात और है, जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस जो दूसरी शर्त थी हमारी उसमें पढ़ा था कि जिन वाक्यों में वर आता है ना, उस वाक्य की शुरुआत इफ को हटा करके वर से भी कर सकते हैं। इन द सेम वे हम लोग इस सेंटेंस में भी क्या कर सकते हैं, जो हैड वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको भी आप क्या करें, इफ को तो हटा दें और वाक्य की शुरुआत हैड से कर दें। तो देवन लिखा है यहाँ पे, इसी वाक्य को कैसे लिखा जा सकता है, हैड से शुरू कर दें, इफ को हटा देंगे और वाक्य की शुरुआत किससे कर देंगे, हैड से। हैड यू वर्कड हार्ड, और पूरा वाक्य आ जाएगा, और फिर आगे यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम परीक्षा में सफल हो जाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला वाक्य है, सेम वाक्य नीचे वाला है, बस क्या कर दिया हम लोगों ने, इफ को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे हैड को लिख दिया। ठीक है ना, तो इस वाक्य को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये तो ट्रांसलेशन हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो ये पहला सेंटेंस देखिए, क्या आपको लगता है कंडीशनल सेंटेंस है? बिल्कुल, इफ देख लिया हम लोगों ने, पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि तीसरी कंडीशन है? हमने देखा इफ के साथ में यहाँ पे ही के बाद में हैड आ गया और इनवाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड इनवाइटेड। तो इफ के साथ अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि कंडीशन तीसरी है। पहली कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, तीसरी कंडीशन में थर्ड फॉर्म हैड के साथ में आती है अकेली या नहीं आ रही है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म देख लिया, तो उधर क्या करेंगे, पक्का पता है कि उधर क्या करेंगे हम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, है के साथ में वुड
have attended. If he had invited me, I would have attended. मैं अटेंड कर लेता पार्टी अगर वो मुझे इनवाइट करता. If he had invited me, अगर वो मुझे इनवाइट कर लेता. ये किसी ऐसी पार्टी की बात हो रही है जिसमें किसी ने लोगों को इनवाइट किया पर उसने ना मुझे इनवाइट नहीं किया, इनवाइट ही नहीं किया उसने मुझे. अब जब पार्टी हो चुकी उसके बाद कोई कह रहा है, जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि यदि वो व्यक्ति मुझे इनवाइट कर लेता ना, इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं ना पार्टी अटेंड कर लेता. बट अब हुआ क्या, उसने मुझे पार्टी में उसने मुझे इनवाइट नहीं किया. अब पार्टी हो गई, अब उसको कोई मतलब नहीं है, अब वो बुलाए तो भी जा नहीं सकते क्योंकि पार्टी तो हो चुकी है. तो ये ऐसी शर्त है जो फुलफिल अब नहीं हो सकती, अब पॉसिबल नहीं हो सकती. इसलिए इसको हम लोग अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं. इसमें इफ़ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दे अगर, तो अगले वाले आप खालिस्तान में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं या आंसर में उसको आप चूज कर लेते हैं. एक क्वेश्चन और देखिए, सेकंड लाइन इफ आ गया या ब्लैंक स्पेस दे दिया. अब अगला वाक्य देखो आप, दे वुडंट हैव ड्राइड अप. तो वुड आ गया, नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया, हैव आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इफ के साथ वाले वाक्य में कुछ नहीं दिया, लेकिन अगले में इसने क्या कर दिया, वुड दे दिया, हैव दे दिया और थर्ड फॉर्म दे दी. तो इससे हम समझ गए कि वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर है इफ के साथ में तो तीसरी कंडीशन है. तो इसमें इधर क्या जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे. तो आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड वाटर्ड, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगी. अब देखो समझने की कोशिश करना आप, वाटर पानी नाउन संज्ञा भी होती है और वाटर यानी पानी देना भी होता है. पौधों वगैरह में पानी देने को भी वाटर कहते हैं, वाटर द प्लांट्स, ठीक है ना. पानी देने को भी वाटर कहते हैं, पानी भी वाटर होता है. ऐसे कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे मिल्क दूध भी होता है, गाय से दूध निकालना भी होता है. जैसे लॉक ताला भी होता है, ताला लगाना भी होता है. कॉम कंगा होता है और कॉम यानी कंगा करना भी होता है, ठीक है ना. तो कई ऐसे नाउन हैं जो वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं. ऐसे वाटर भी है, वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी होती है. तो इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, यदि गार्डनर माली पौधों को पानी दे देता, अगर वो माली जो है पौधों को पानी दे देता, दे वुडंट हैव ड्राइड अप, तो जो पौधे हैं वे सूखते नहीं, वो सूखते नहीं. लेकिन अब क्या हुआ, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया, अब वो पौधे सूख गए गर्मी की वजह से. अब आपने देखा कि अरे पौधे तो सूख गए, ख़त्म हो चुके, मर गए, सूख गए. अब अगर उनमें पानी दिया जाए तो क्या वो वापस पनप सकते हैं, तो ये कंडीशन लगभग इम्पॉसिबल है. इसलिए इस तरह से बना सेंटेंस. आगे बात समझ आप लोगों को. तो दोस्तों केवल 3 कंडीशन हैं, समझ रहे हैं आप लोग, 3 कंडीशन है. पहली ओपन कंडीशन जिसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस देता है, तो इधर आप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कर, ये दे दे तो ये कर दो, ये दे दे तो ये कर दो. दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है. तीसरी कंडीशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है सब्जेक्ट के साथ, इफ सब्जेक्ट तो हो गई होगा, इधर आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दें. बस अगर ये तीनों बातें आपको ध्यान होना, तो मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 30-35 क्वेश्चन, बस इन तीनों स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं. ये देख करके इफ के साथ, इफ तो होगा ही होगा, इफ के साथ अगर ये देखा तो ये कर दो, ये देखा तो ये कर दो. इफ के साथ सेकंड फॉर्म देखा तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर दो. इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म कर दो, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इफ कर दो. फटाफट हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं. इस वाले पेपर में मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं. बाकायदा मैंने ये भी लिखा है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है. देखिए आप, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन, ये सब कंडीशनल के क्वेश्चन हैं
सब में आपको इफ या अनलेस दिखाई देगा। देखो पहला क्वेश्चन, ग्रेड सेकंड टीचर्स के एग्जाम में, जो ग्रेड सेकंड इंग्लिश का टीचर का एग्जाम होता है, 2011 का एक पेपर था, उस पेपर में क्वेश्चन आया, इफ कंडीशनल सेंटेंस हो गया, आई अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स, आई वुड हैव लर्नड। क्या हो गया दोस्तों? वुड हैव लर्नड। कौन सी कंडीशन है? वुड आ गया, बाद वाले में हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो तीसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में पहले वाले सेंटेंस में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मजे की बात है कि थर्ड फॉर्म दे रखी है अटेंडेड, केवल क्या लगाना है हम लोगों को? हेड लगाना है। इन चारों ऑप्शन में हेड देख लो कहां पर है, पहले में है, तो हेड आंसर हो जाए। इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स, यदि मैं ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर लेता ना, किया नहीं उसने, खत्म हो गया कोर्स, उसके बाद बात कर रहा है, यदि मैं ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर लेता, आई वुड हैव लर्न समथिंग, तो मैं कुछ ना कुछ तो सीखता ही सीखता। सही बात है, अब अटेंड ही नहीं किया तो अब कोई मतलब नहीं है, तो फुलफिल हो नहीं सकती। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये तीसरी कंडीशन क्वेश्चन है। हमने यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म देखा, और इधर देखते ही हमने इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म करना था, थर्ड फॉर्म दे रखी थी, हमने केवल क्या लगा दिया? आंसर, हेड लगा दिया, और हमारा आंसर हो गया है। बस में आ गया आपको। इसको ना आपको जैसे देख सकते हो, देखो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आपने क्या कर दिया? इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। आगे बस में आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ आई वेल्दी शुड हैव मैनी फ्रेंड्स। अब यहां वुड की जगह क्या हो गया? शुड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और शुड के साथ दे रखा है यहां पे हैव। हैव क्या है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। देखो हैव के बाद थर्ड फॉर्म दी भी नहीं है। कई बार बच्चा क्या समझेगा कि साहब इसमें शुड आ गया, इसमें हैव आ गया, कहीं ये तीसरी कंडीशन तो नहीं है। दोस्तों बी केयरफुल, एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो कई बार आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि इतना सरल टॉपिक है, केवल 3 ही कंडीशंस हैं, तो वो क्या करेगा? घुमाएगा आपको अलग अलग ढंग से। तो उसने क्या कर दिया? शुड दे दिया एक तो वुड की जगह। तो घबराओ मत, शुड वुड कुड कुछ भी आ सकता है। दूसरी बात, हैव दे दिया, हैव के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं दी, अकेला ही हैव आया है, तो ये खुद मेन वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो एक तरह से दूसरी कंडीशन है वुड हैव यानी शुड हैव, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये दूसरी कंडीशन है। देखो ये वाली है, वुड आ जाए, शुड आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इधर आप क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ सेकंड फॉर्म में ऑप्शन कुछ दिया नहीं, बी दे रखा है, देखो यहाँ पे आंसर्स में, तो बी की सेकंड फॉर्म करनी है। और आपको ध्यान है बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, लेकिन कंडीशनल में केवल क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वर का यूज़ करते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा इफ़ आई वर वेल्दी, यदि मैं वेल्थी होता, यदि मैं अमीर होता, धनवान होता, आई शुड हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मेरे कई दोस्त होते, लेकिन पैसा अपने पास है नहीं, और आजकल जो दोस्त बनते हैं वो पैसे के बनते हैं, मतलबी दोस्त ज़्यादा होते हैं, तो अपने पास ज़्यादा दोस्त नहीं है। अगर पैसा होता तो मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त होते, ठीक है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये भी 2011 में आया था क्वेश्चन। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड नंबर, ये ग्रेड सेकंड टीचर्स के एग्ज़ाम में 2013-14 में आया है। जो 13 वाला पेपर था वो 14 में हुआ था, एग्ज़ाम की वैकेंसी 13 में आ गई, एग्ज़ाम हुआ 14 में, तो इसलिए 13-14 दोनों लिखे हैं मैंने। भाई 13 की वैकेंसी थी, 14 में पेपर हुआ, ऐसा कई बार आरपीएससी में होता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हैड आ गया, टोल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, तो उधर अब क्या कर देंगे? वुड हैव थर्ड फॉर्म। देखो किसमें है? वुड हैव एस्केप, विल एस्केप, वुड एस्केप, विल नॉट एस्केप। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये पहली की नेगेटिव हो गई, तो अपने को तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में तीसरी कंडीशन आपसे क्या करेंगे हम लोग? ए कर देंगे, वुड हैव एस्केप्ड। आ रहा समझ में आप लोगों को? ओके, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, चौथे क्वेश्चन को, कौन सी कंडीशन नजर आती है? खुद देखो आप, 2013-14 क्वेश्चन, ये भी ग्रेड सेकंड का कंडीशनल है, इफ आ गया। कौन सी कंडीशन है? पहली, दूसरी या तीसरी? वुड फ्लाई,
वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म कौन सी कंडीशन होती है? वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन में सेकंड फॉर्म, पहली में फर्स्ट फॉर्म, तीसरी में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म करनी है। अब सेकंड फॉर्म यहाँ पर इफ आई बर्ड, पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ता, इमेजिनरी कंडीशन है, सेकंड फॉर्म करनी है। वॉज नहीं आएगा, हमें सेकंड फॉर्म में क्या आता है? वर ही आता है। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तीसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ आई वर, इफ के साथ वर आ गया, वर मतलब सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में उधर क्या आएगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है क्या? विल फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया। विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव साइन थर्ड फॉर्म सेकंड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो अपना आंसर इन चारों में से सी होगा। सेकंड कंडीशन थी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वुड साइन कर दिया। आरी बात में आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आगे देखिए आप लोग, छठा क्वेश्चन, शी वुडंट हैव ओन्ड सच अ बिग ऑफिस, उसके पास ऐसा ऑफिस नहीं होता, इफ द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, वर्ब दे रखे साइन, अगर वो चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो उसके पास इतना पैसा, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होता। कौन सी कंडीशन दोस्तों? देखो, नहीं करती, शी लड़की है, वुडंट हैव ओन्ड, वुड आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? तीसरी कंडीशन हो गई। और इफ वाला वाक्य इसमें ना बाद में कर दिया, ऐसा हो सकता है। ये जो कंडीशन क्लोज है ये शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ एक उदाहरण है, जो मेन क्लोज था वो शुरू में आ गया, इफ क्लोज, कंडीशनल क्लोज बाद में दे दिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इफ के साथ में आप क्या करना है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म करनी है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म चारों में यहाँ दे रखा है, और सब्जेक्ट दे रखा है शी, वो शी सब में हेड आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब आ जाइए सातवां क्वेश्चन, ही वॉन्ट गो, देखो थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट हम पहले से सचेत हैं, हम बात कर चुके हैं। वॉन्ट का मतलब होता है विल प्लस नॉट। वॉन्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? विल प्लस नॉट। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ही वॉन्ट गो विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अनलेस, एक अच्छी बात क्या आ गई यहाँ पे, एक तो वॉन्ट वाली बात समझ में आ गई होगी, एक यहाँ पे अनलेस आ गया। इफ की जगह अनलेस भी आ सकता है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, ही वॉन्ट गो विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अनलेस, यदि ही हैज़ टू, यदि उसे जाना न पड़े ना तो जाएगा नहीं, मजबूरी होगी तो ही जाएगा। यदि जाना न पड़े, ऐसे कुछ सुविधा आ जाएगी, जाना नहीं पड़ रहा तो वो नहीं जाएगा, मजबूरी में जाएगा, मतलब ऐसे नहीं जाएगा वो। तो विल नॉट आ गया, तो पहली कंडीशन हो गई। अनलेस या इफ वाले वाक्य में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ही है, तो ही के साथ में आप एस या ई एस जोड़ेंगे वर्ब में, और वर्ब यहाँ पर क्या है? फेल्ट, तो सेकंड फॉर्म हो गई फील की, विल फीलिंग नहीं आएगा, वुड फेल्ट नहीं आएगा, वर्ब में आएगा फील्स। फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आना था, ही की वजह से फील वर्ब दे रखी है, उसमें क्या लगा दिया हम लोगों ने? एस लगा दिया। तो ही वॉन्ट गो विदाउट यू, विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अनलेस ही फील्स ही हैज़ टू, जब तक उसे फील ना हो कि उसे जाना पड़ेगा वो नहीं जाएगा। कंडीशंस हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तीनों कंडीशंस को याद कर लें। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ जाए तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इस पर हम लोगों ने 7 अलग अलग क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं, ठीक है ना? ये देखो 2016 में आया था,
ग्रेड सेकंड में, ये 2018 में आया। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कि आरपीएससी वाले क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं हम लोगों से, ताकि इससे हमें पूरा आइडिया लग जाए, ठीक है ना। देखिए 8वां क्वेश्चन को खुद देखो आप, पहचानो पहली कंडीशन है, दूसरी है कि तीसरी है। देखिए आप क्वेश्चन को, इफ़ यू bought a car today, bought बाई की सेकंड फॉर्म होती है, बाई, बॉट, बॉट, बाई यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। वर्ब्स याद कर लें दोस्तों आप लोग, बाई, बॉट, बॉट। तो बॉट यहाँ सेकंड फॉर्म है, यदि तुम कार खरीद लेते, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड कंडीशन है, यानी कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सेकंड फॉर्म आ गई, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कहीं दिया हुआ है क्या? यहाँ दिया हुआ है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हो गया आंसर। आगे देखो, इफ आ गया, दूसरे वाक्य में पहले में दे नहीं रखा, दूसरे देखो क्या दे रखा है, कुड हेल्प। तो कुड हेल्प, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये बिल्कुल वैसे हो गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक ही बात है। तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो इधर सेकंड फॉर्म आएगा। अब सेकंड फॉर्म चारों आंसर में कहाँ दे रखी है, नो फर्स्ट फॉर्म, नो फर्स्ट फॉर्म, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। न्यू सेकंड फॉर्म है, नो, न्यू, नॉन, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों। इफ यू वॉकिंग, इफ आई यू वॉकिंग, आई कुड हैव ऑफर्ड अ लिफ्ट, कुड हैव ऑफर्ड, वुड हैव ऑफर्ड, कुड हैव ऑफर्ड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, तीसरी कंडीशन है, तो उधर करेंगे हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए इन चारों ऑप्शन में कहीं आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है क्या? हैव सीन, सी, हैड सीन, सीन, यस, हैड सीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, ये टीचर ग्रेड सेकंड का कोर्ट ऑर्डर से कोई एग्जाम हुआ था 2011 में, उसके क्वेश्चंस हैं। इसमें भी इफ आ गया, पहले में ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो दूसरे देखिए क्या दे रखा है, विल हैव दे रखा है, फिर कंफ्यूज करेगा, पर कंफ्यूज मत होना, आप उससे कदम आगे रहें पूछने वाले से। विल आ गया और विल के साथ में हैव, हैव दोस्तों अकेला आता है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दे अगर दूसरे वाले वाक्य में, तो पहले वाले में इफ के साथ वाले में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। सब्जेक्ट देख लो क्या है यहाँ पे, ही सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मूव भी है, फर्स्ट फॉर्म ये भी है, लेकिन एस और ई एस ए वाले में लगा रखा है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इफ वाटर फ्रीजेज, अगर पानी फ्रीज होता है, अगर पानी जमता है, 0 डिग्री पे आ जाता है, जमता है, अगर पानी फ्रीज होता है, इट टू आइस, तो जैसे वो जमना शुरू होगा आइस में बदल जाएगा। और ये हमेशा होता है, जब जब पानी जमता है वो आइस में बदल जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य प्रेजेंट सिंपल के आ सकते हैं। इफ वाटर फ्रीजेज, यदि पानी फ्रीज होता है, इट टर्न्स, टर्न नहीं, इट है ना यहाँ पे एक वचन, तो टर्न नहीं आएगा, टर्न्स आ जाएगा। इफ वाटर फ्रीजेज, यदि पानी जमता है, इट टर्न्स टू आइस, तो वो आइस में बदल जाता है। ये हम बात कर रहे थे, वही पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं बटर को, तो पिघल जाता है। ठीक है ना, ये फैक्चुअल कंडीशन है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में आ जाएंगे। और विल टर्न देखो दिया नहीं इसने, मैंने कहा था विल टर्न भी आ सकता है और टर्न्स भी आ सकता है, लेकिन विल टर्न ऑप्शन में नहीं दिया, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको एक जो ऑप्शन सही दिया वो चूज कर लीजिए आप लोग, तो टर्न्स आ जाएगा। फिर आ जाइए आप लोग 13 क्वेश्चन पे। इफ आई द एग्जामिनेशन, आई शैल बी डिलाइटेड, इफ आई द एग्जामिनेशन, आई शैल बी डिलाइटेड। इफ है, इधर दे रखा है शैल के बाद बी,
दोस्तों शैल विल एक ही बात है, कैन शैल विल में मॉडल्स हैं। पहली कंडीशन हो गई बी फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो इधर आप पहली कंडीशन हिसाब से आई फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, आई है ना यहाँ पे। अब फर्स्ट फॉर्म किस में दे रखी है, विल पास है, पास पास्ट पास्ड, ये हो जाएगा आंसर। इफ आई पास द एग्जामिनेशन, यदि मैं परीक्षा पास करूंगा, आई शैल बी डिलाइटेड, मैं खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन और फटाफट फटाफट कर लेते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चंस का, यहाँ पे देखिए ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता हो। वो करा है कि इनमें से कोई सही जो सेंटेंस है ना करेक्ट, वो चूज करो। इट मीन्स इन 4 में से 3 गलत हैं, 3 गलत हैं और 1 सही है। देखते हैं, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, यहां तक तो ठीक है। इफ यू डू, यदि तुम करते हो एज आई टेल यू, जैसे बताऊं, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है मुझे। दूसरा देखते हैं, यू विल सक्सीड इफ यू शैल, यस गलत हो गया। इधर शैल इधर विल, एक ही वाक्य में 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं होते, गलत हो गया। तीसरे में इधर वुड सक्सीड आ रहा है, हो सकता है। इफ़ यू डू, अच्छा ये गलत हो गया। देखो आप, इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर है तो इफ के साथ में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, डू नहीं होना चाहिए था, डिड होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड को देखते हैं, यू के साथ शैल, वैसे तो आता तो नहीं है लेकिन चलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इफ़ यू डू, यस ये नहीं आएगा। यू जो यू के साथ में ना विल का यूज़ करना चाहिए था, शैल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ। कंडीशनल सेंटेंस में वो नियम चलेंगे, आई और वी के साथ में शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ में आई और साथ में शैल, और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ होगा। तो यहाँ आई और वी नहीं है, यू दे रखा है, तो ये शैल की वजह से गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको, ए आंसर करेंगे। ऐसे अगले में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, वो ऊपर वाले की तरह हो गया। इसका मतलब इसमें भी क्या है, 3 गलत हैं 1 सही है, तो ढूंढते हैं कि कौन सा सही है और 3 गलत क्यों गलत हैं। ऊपर की तरफ पढ़ेंगे गलत भी क्यों है। इफ इट विल, लो गलत हो गया। कंडीशनल सेंटेंस में विल का फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, यही गलत हो गया। आगे चलो, इफ इट विल, ये भी गलत हो गया। इफ इट स्टॉप्स स्नोइंग, ये ठीक है, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इट है, एस लग रहा है। इफ इट स्टॉप्स स्नोइंग, यदि बर्फ गिरना बंद हो जाए, बंद हो जाएगी, वी कैन गो आउट, तो हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नन ऑफ दिस, तो यानी सी गलत है। 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये वैसा ही है, और 17 में वही है। ये एक एग्जाम में आए थे, टीचर ग्रेड 2 स्पेशल एजुकेशन, SPL मतलब स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में थे। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत देखते हैं। इफ आई हैड अ कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर होता, आई वुड टाइप्ड, ये गलती हो गई दोस्तों। वुड के साथ टाइप्ड, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए पहला गलत हो गया। इफ आई हैड अ कंप्यूटर, आई विल टाइप इट, तो हैड के साथ क्या कर दिया इसने, विल टाइप। हैड आया, इसका मतलब ये हैड अकेला है, देखो हाँ ये और ध्यान रखना, हैड अकेला आता है तो सेकंड फॉर्म है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तब वो हेड तीसरी कंडीशन में आएगा। अकेला अगर हेड आता है तो वो हैव का सेकंड फॉर्म है। तो अगर मेरे पास कंप्यूटर होता, कम इमेजिन कर रहे हैं, कंप्यूटर है नहीं, अगर होता तो आई वुड टाइप इट माई सेल्फ, मैं खुद टाइप कर लेता, तो ये सेकंड कंडीशन है। इफ आई हैड अ कंप्यूटर, आई विल टाइप, तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इफ आई हैड अ कंप्यूटर, ठीक है यहाँ तक, आई वुड टाइप, मैं टाइप कर लेता, बिल्कुल सही है। हेड के साथ अकेला हेड है तो सेकंड कंडीशन है, तो उधर आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। डी में क्या गलती है देख लेते हैं। इफ के साथ ना वुड हैव दे दिया, नहीं 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 नहीं, वुड हैव तो दूसरे में आता है, इफ के साथ तो या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो वुड हैव नहीं आएगा दोस्तों, गलत हो गया। आंसर होगा सी, 16 का सी। इसमें देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। अब यहां देखो, ये जो है ना सपोज से बना रहा है। कंडीशनल सेंटेंस जरूरी नहीं इफ से बने, अनलेस से बन सकते हैं, वेदर से बन सकते हैं, और सपोज से भी बन सकते हैं। सपोज यानी काश
ऐसा हो जाए, सोचो ऐसा हो जाए। आपको ध्यान है मैं 10 से पढ़ा रहा था, वो सपोजिंग, सपोज, सोचो, मानो ऐसा हो जाए, तो ये भी कल्पना करने के लिए यूज होते हैं। सपोज इफ की तरह काम करेगा। और ये सपोज योर बिजनेस फेल्स, सपोज तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए। सब में एक बात देखिए तो यहां तो गड़बड़ कुछ है ही नहीं, सारे जैसे हैं। आगे देखना है, सपोज तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए तो व्हाट डज यू डू, यू के साथ डज नहीं, डू आता है, गलत हो गया। व्हाट आर यू डू, नहीं, व्हाट आर यू डूइंग होता, व्हाट डू यू डू होता, ये भी गलत दे दिया इसने। व्हाट यू डू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए थी, यहां भी गलत हो गया। व्हाट विल यू डू ये सही है, पहले फर्स्ट फॉर्म आ गया कंडीशन के साथ में, पहली कंडीशन है इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लग गया, उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। चूंकि इंट्रोगेटिव है तो विल सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट विल यू डू, चौथा होगा इसके अंदर। ये सपोज इफ वाला काम कर रहा है, फेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग गया तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अनलेस ही हार्डर ही विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे सपोज आया थोड़ी देर पहले, यहाँ अनलेस आ गया, थोड़ा थोड़ा तो घुमाएगा आपको। इफ की जगह अनलेस आ गया तो कोई बात नहीं, इफ आ सकता है, अनलेस आ सकता है, सपोज। क्वेश्चंस करने से यही तो फायदे होते हैं, आपको पता लग जाता है किस किस वैरायटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन सी जो घुमा सकता है आपको। इफ यानी यदि, अनलेस यानी यदि, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस रखता है, बस बात इतनी सी है। अच्छा, एक टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे कभी, कंजक्शन, तो उनमें कंडीशन बताने वाले कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, इन सबकी मैं लिस्ट कराऊंगा आप लोगों को। अब घबराएं ना, यहाँ तो याद हो गया आपको भाई, इफ आ सकता है, अनलेस आ सकता है, सपोज आ सकता है। अनलेस आ गया, इधर कुछ दिए नहीं, अगला वाक्य देखो, विल नॉट सक्सीड, विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये पहली कंडीशन है, तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा, तो ही के साथ में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और उसमें एस लगना चाहिए, तो जो बी में है ट्राइज, ठीक है ना। फिर 19 है, दे लेफ्ट अर्ली, दे लेफ्ट अर्ली, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। आगे देखो क्या है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड आ जाए, हैव आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन है, तो इधर आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो इसका मतलब ये पहले ब्लैंक स्पेस दे रखा ना, तो कोई वर्ब आएगी, यहाँ इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, और इधर आ जाएगा हेड, हेड दे लेफ्ट, इफ को हटा दिया और वाक्य की शुरुआत हेड से कर दिया। ऐसा हो सकता है तीसरी कंडीशन में होता है कि आप इफ को हटा करके ना वाक्य की शुरुआत हेड से भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ये हेड वाला। आगे चलते हैं, इफ इट रेन्स, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बाद में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो विल दे रखा है, देखो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, रेन्स, फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, इधर विल आ गया, विल के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ केवल, इसमें एनजी दे रखा है तो गलत हो गया, श्योरली का मतलब नहीं है, मस्ट भी नहीं आएगा, बी आएगा, आंसर हो जाएगा बी। पहले का आंसर, इसका 20th का आंसर बी। अब इसमें देखो कौन सी कंडीशन है, शुरुआत वाक्य की हेड से हो गई, वोकन थर्ड फॉर्म आ गई, तो एक्चुअली ये इफ को उठा करके हेड से शुरू कर दिया, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, या इफ को उठाकर हेड से भी शुरू कर सकते हैं, तो हेड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो निश्चित रूप से उधर वुड आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, सीन थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो वुड और हैव आएगा, तो वुड और हैव हमें पहले में दिख रहा है, ठीक है ना, वुड हैव सीन। अब आ जाइए आगे आप लोग, आई आस्क द बॉय इफ से पहले वाले में आस्क दे दिया जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब आई आस्क द बॉय, मैं बच्चे से, लड़के से पूछता, उसको कुछ कहता, इफ यानी पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, तो इफ के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, सब्जेक्ट दे नहीं रखा, सब्जेक्ट इसी में ही है।
आई होप्ड सेकंड फॉर्म आ गई, गलत हो गया। ही होप्स, इफ ही होप्स ही विल बी सक्सीड, बी सक्सीड गलत हो गया, ही विल बी सक्सीड। ही होप्स टू सक्सीड, इफ ही होप्स टू सक्सीड, यस ये ठीक हो सकता है। ये देखो विल के बाद बी भी दे दिया था ना, और थर्ड ये सक्सीड दे दिया, तो ये गलत हो गया यहाँ पे इस चक्कर में। या तो विल बी होता या विल सक्सीड होता, दोनों से एक होता। तो आई आस्क्ड द बॉय इफ ही होप्स टू सक्सीड, मैंने लड़के से पूछा कि क्या वो सफल होने की उम्मीद रखता है। तो इफ के साथ ये सब्जेक्ट आ गया, ही होप्स आ गया, आंसर सी होगा, तो डी तो टैप गलत हो जाएगा। इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रखा है तो पहली कंडीशन है, तो इधर जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यू के साथ में, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हिट, विल हिट नहीं होगा, आर हिटिंग नहीं होगा, हैव हिट नहीं होगा, हिट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। शी योर पार्टी इफ यू हैड इन्वाइटेड हर, कौन सी कंडीशन है दोस्तों, पहचानो। इफ वाला वाक्य दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है हैड इन्वाइटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ गया तो तीसरी कंडीशन है वुड हैव थर्ड फॉर्म करेंगे, ये रहा वुड हैव थर्ड फॉर्म, बीच में एडवर्ब दे रखा है ग्लेडली, शी वुड हैव ग्लेडली अटेंडेड योर पार्टी, वो बहुत खुशी खुशी तुम्हारी पार्टी अटेंड करती, इफ यू हैड इन्वाइटेड हर, यदि तुम उसे इन्वाइट कर लेते। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा है, ये आरपीएससी के एलडीसी एग्जाम में 2013-14 में आया था। आगे चलते हैं। अनलेस ही टू मी आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, अनलेस इफ की तरह ही काम करता है। अगला वाक्य देखो, शैल नॉट फॉरगिव, विल आ जाए शैल आ जाए एक ही बात है, और फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पहली कंडीशन ही आ गई। तो अनलेस या इफ के साथ में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। तो हम क्या करेंगे, अनलेस ही टू मी आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, अनलेस ही अपोलोजाइज नहीं होगा, अपोलोजाइजेज होगा, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट है ना ये, तो एस और एस लगेगा। अनलेस ही अपोलोजाइजेज टू मी आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ आई अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, आई वुड सर्व, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रखा है तो इधर सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म, यदि मैं डॉक्टर होता वर, यदि मैं डॉक्टर होता गरीबों की मदद करता। अगला देखो, इफ यू हार्ड यू वुड हैव पास्ड, वुड आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म सी में है। आ रहा समझ में। देखा आंसर, ये देखा वो देखा, ये तुरंत तुरंत काम हो जाएगा। इफ यू वुड हैव सक्सीडेड, देखो फटाफट, वुड हैव सक्सीडेड, वुड हैव सक्सीडेड आ गया, तो वुड हैव सक्सीडेड में क्या कर दोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ट्राइड, हैड बीन ट्राइड, हैड ट्राइड, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इफ यू हैड गॉन, इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो उधर क्या कर देंगे, वुड हैव थर्ड फॉर्म, हैव फाउंड दे रखा है पहले से ही, हैव दे रखा है, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड दे रखा है, तो वुड और करना है केवल, तो वुड यहां पे दे रखा है। अब हो जाएगा ये वुड हैव फाउंड, पहले इफ के साथ में हैड थर्ड फॉर्म, उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म। आई एबल टू यूज द कार अनलेस समवन मेंट्स द पंक्चर, अनलेस वही वुल, वही उसी की तरह बात हो गई इफ की तरह। अनलेस का देखो क्या दे रखा है, मेंट्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है, तो पहली कंडीशन हो गई। इफ या अनलेस साथ में फर्स्ट फॉर्म दे दे तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या कोई और मॉडल आ जाए तो कर सकते हैं। तो आई एबल टू यूज, पर अर्थ के हिसाब से हाँ ये चक्कर हो पड़ेगा इसके अंदर। अर्थ देखना आप, इसमें ऐसा लग रहा है विल भी कर सकते हैं, शैल भी कर सकते हैं, या विल नॉट भी कर सकते हैं। वाक्य देखो आप, आई एबल टू यूज द कार, मैं कार करने के, यूज करने के एबल, योग्य, यहां समझ नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। अनलेस समवन मेंट्स द पंक्चर, अनलेस नहीं तो यदि नहीं, यदि कोई पंक्चर को मरम्मत ना करता, अनलेस यदि कोई नहीं करता मेरे पंक्चर को, गाड़ी जो पंक्चर होता है उसको मेंटेन मरम्मत करना, अगर कोई मेरे पंक्चर को मरम्मत नहीं करता ना तो मैं कार को यूज नहीं कर पाता। कोई पंक्चर नहीं कर पाता,
सही तो मैं कार यूज़ नहीं कर पाता, नहीं वाला वाक्य आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, केवल सी होगा, विल नॉट बी, यही नहीं वाला। इसका आंसर होगा सी। JLO के एग्ज़ाम में आया था, जुडिशल लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, लॉ वालों का एग्ज़ाम लेती है RPSC, उसका क्वेश्चन है। ऐसे आ जाओ, फिर कंडीशन वाला हो गया इफ़, इधर देख लो क्या है, वुड चेंज, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इधर सेकंड फॉर्म करेंगे, तो सेकंड फॉर्म इज, आर, वॉज, वर। कंडीशनल में वर ही आता है। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, यदि मैं प्रिंसिपल होता, आई वुड चेंज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो मैं टीचिंग के प्रोसेस में परिवर्तन करता, अगर होता, हूँ नहीं, होता, इफ़ आई वर। इसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर लेते हैं दोस्तों। इफ़ आई मुंबई, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स, यहाँ देखो आप, विल विजिट पहली कंडीशन है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसोरियस आएगा, सब्जेक्ट दे रखा आई तो फर्स्ट फॉर्म आएगा वेंट, गो, विल गो, एम गोइंग। इफ़ आई गो टू मुंबई, यदि मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, विजिट करूंगा उनको, उनके घर जाऊंगा। 33, इफ़ यू वर टू स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग, इफ़ के साथ में वर दे रखा है, वर टू, सेकेंड फॉर्म, तो उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। यदि तुम्हें कल सुबह जल्दी शुरू करना था ना, तो यू वुड बी एट योर डेस्टिनेशन बाई इवनिंग, तो तुम शाम तक अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते, पर तुम शुरू करोगे नहीं, इसलिए तुम पहुंचोगे नहीं। इमेजिनरी कंडीशन है। वापस देखना, इफ़ के साथ में सेकंड फॉर्म दे दे, वर सेकंड फॉर्म होती है, वॉज वर, तो उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वुड, और फर्स्ट फॉर्म दे रखा है बी, वुड बी। और अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे विंग्स होते, हेड देखो, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, हेड अकेला है, और हैज, हैव, हैड, विल, वुड, सॉरी विल वुड तो क्या, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये अगर अकेले आते हैं, कोई साथ में वर्ब नहीं होती है, तो ये मेन वर्ब होती हैं। तो हेड यहाँ पर, इसके हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, हेड अकेला ही है, तो ये हेड सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म। अभी जुडिशल लीगल ऑफिसर 2019 के एग्जाम में आया है, ये सेकंड फॉर्म है, हेड, तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड कंडीशन है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा आंसर, तो आंसर होगा आपका फ्लाई, तो दे ही रखा है, तो वुड आएगा केवल, वुड फ्लाई, समझना। हेड आ गया है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, विंग्स, ये नाउन है, आई हैड, इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते, इफ आई हैड विंग्स, आई फ्लाई, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, पंख है नहीं, इंसान हूं, पक्षी नहीं हूं, तो पंख नहीं है तो मैं उड़ भी नहीं सकता। ये सेकंड कंडीशन है, इमेजिनरी है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, वुड आएगा, फ्लाई दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन, डोंट गेट वरीड, चिंता मत करो, इफ आई लेट गेटिंग बैक होम टुनाइट, यदि मैं आज रात को वापस लेट आता हूं ना, तो चिंता मत करना। तो अगर लेट आता हो तो चिंता मत करना, ये आगे की बात है, फ्यूचर की बात है, कंडीशन पूरी हो सकती है। अगर लेट नहीं आया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर जल्द है ना, मतलब प्रोबेबल है, ओपन कंडीशन है। डोंट गेट वरीड, चिंता मत करना, इफ़ आई लेट गेटिंग बैक होम टुनाइट, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस। और यहाँ वर्ब दे रखी है, वर्ब दे रखी है, वर्ब, बिकमिंग, एम और टू बी। बिकमिंग तो अकेला है, वर्ब साथ में नहीं, तो इसे वैसे गलत हो गया। टू बी भी नहीं आएगा, इफ आई टू भी कुछ होता नहीं है। अब वर और इसमें हम देखें, चूंकि फर्स्ट फॉर्म करनी है तो वर भी नहीं आएगा, वर तो सेकंड फॉर्म होती है, तो आपका आंसर होगा एम। इफ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो जाता हूं ना आने में, तो चिंता मत करना, ये होगी पहली कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस हो गए। हमने खूब तरह के क्वेश्चन कर लिए, इसमें 35 क्वेश्चन कर लिए, और केवल 3 स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये टॉपिक पूरा आपको ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है ना, हमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं जिनमें 3 तरह की होती हैं। इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दे तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं, शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ जाता है। इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आ जाए तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करते हैं। इफ़ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं। आई होप कि मैं आपको समझाने में थोड़ा बहुत मैंने जो प्रयास किया वो सफल हुआ होऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।
हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।